Hello and Assalamu alaikum. I am Tutor Rahila Maqsood and today we are going to start chapter number 11, which is about payroll. What is payroll? The payroll is the list of employees of the organization and the money due to each. Payroll क्या होता है? ये एक एम्प्लॉइज की लिस्ट होती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं और उनको हम कितनी मनी जो है वो ड्यू करते हैं या ओ करते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रेड्स के एम्प्लॉइज होते हैं। कुछ लेबर होगी, कुछ व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे होंगे हमारे पास। ए ग्रेड एम्प्लॉइज, बी ग्रेड एम्प्लॉइज, सी ग्रेड एम्प्लॉइज। हर एक का पेमेंट पैकेज डिफरेंट होगा हमारे पास। हर एक को हम डिफरेंट जो है जो पैकेज अलाउ कर रहे होंगे कि इस पर्सन का पेंशन प्लान इतना है, इसको इतने वीक ऑफ मिलेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन देयर पेरोल। ठीक है, कितनी अमाउंट उनको पे करनी है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू दोस एम्प्लॉइज, ये सब चीजें जो है पेरोल में रिकॉर्ड होती हैं। एम्प्लॉइज को पेमेंट किस तरह से की जाती है? दो तरीकों से की जाती है। फर्स्ट वन इज वेजेस एंड सेकंड वन इज सैलरीज। वेजेस, वेजेस क्या होती हैं? वेजेस पे करते हैं ऑर्ली रेट पर, डेली या वीकली इनकी पेमेंट होती है। वेजेस ऑर्ली रेट एम्प्लॉइज को पे की जाती है। यूजुअली लेबर क्लास जो होती है उसको वेजेस पे की जा रही होती है। वो आवरली रेट के अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट की जाती है। या तो उनको डेली पेमेंट कर दी जाएगी या हर वीक के एंड पर उनको पेमेंट कर दी जाती है। सेकेंड वन, सैलरीज। सैलरीज क्या होती है? मंथ एंड पे आप पेमेंट करते हैं लमसम अमाउंट। यूजली जो आपके मैनेजर्स जो होते हैं, जनरल मैनेजर्स, डायरेक्टर्स जो होते हैं, उनको मंथ एंड पे पेमेंट हो रही होती है और एक लमसम अमाउंट उनके साथ फिक्स की गई होती है, वो उनको पे हो रही होती है। वेजेस का आर्ली रेट होता है, सैलरीज की मंथली पेमेंट होती है। ठीक है, पर मंथ उनको क्या पेमेंट पैकेज दिया जाएगा वो डिसाइड होता है। तो ये दो तरह से हमारे पास पेमेंट के जो है वेस हैं जिनके थ्रू आप इम्प्लॉइज को पेमेंट करते हैं। अच्छा जी, पे स्लिप फॉर्मेट। जब पेमेंट करने लगते हैं तो एक पे स्लिप जो है वो फिल की जाती है। उसका फॉर्मेट क्या होता है? उसका यूजली फॉर्मेट होता है ग्रोस पे। जो टोटल पेमेंट होती है उस एम्प्लॉय की सैलरीज या वेजेस में, वो यहाँ ऊपर मेंशन की जाती है। ठीक है, उसमें से दो डिडक्शंस की जाती हैं। फर्स्ट वन इज स्टैच्यूरी डिडक्शन एंड सेकंड वन इज नॉन स्टैच्यूरी डिडक्शन। स्टैच्यू ला से ये वर्ड ड्राइव हुआ है एंड दिस वन इज नॉन स्टैच्यू। ठीक है, जो बाय ला आपकी डिडक्शंस होती हैं आपकी सैलरी से, वो दो तरह की है। एक टैक्स होता है और एक सोशल सिक्योरिटी। यूके में सोशल सिक्योरिटी की डिडक्शन भी होती है। टैक्स की डिडक्शन हो रही होगी और सोशल सिक्योरिटी की, और भी अगर ला कोई अलाउ कर रहा है तो वो भी डिडक्शन हो सकती है। ठीक है, जो ला अलाउ कर रहा है वो उनकी सैलरीज में से डिडक्ट हो जाती है। और कुछ होती है नॉन स्टैच्यूरी डिडक्शन जो ला ने नहीं की लेकिन वॉलेंटरी आप अपनी सैलरीज में से डिडक्ट करवा रहे हैं। वो कौन सी हो सकती है? ट्रेड यूनियन की सब्सक्रिप्शन। अगर आपने किसी ट्रेड यूनियन की सब्सक्रिप्शन ली है तो उसकी जो होगी पेमेंट पर मंथ की, वो आप अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवाएंगे। पेंशन स्कीम, अगर आपने किसी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन की है तो उसकी भी पर मंथ की जो कह लें कि पेमेंट होगी, सब्सक्रिप्शन होगी, वो भी आप अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवाएंगे। ये वॉलंटरी होती है। आप जिन जिन प्लान्स के अंदर खुद को इनरोल कराते हैं उन प्लान्स की पेमेंट जो होती है वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगी। लीगल डिडक्शंस भी होती हैं, वॉलंटरी डिडक्शंस भी होती हैं। इन दोनों को डिडक्ट करके ग्रॉस पे में से आपकी आती है नेट पे, या इसको टेक होम पे भी कहते हैं। ये पेमेंट आप अपने साथ घर लेके जा सकते हैं। ये आपको नेट पेमेंट मिलती है, आपको ग्रॉस पेमेंट नहीं मिलती। ठीक है, तो ये थी पे स्लिप का फॉर्मेट क्या होता है। आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चंस में आ सकता है कि किसी इंप्लॉय की ग्रोथ पे ये है, आपको स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी डिडक्शंस दी होंगी और आपने नेट पे निकाल के करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन
बनाया जा सकता है। Usually a day is fixed each month or week to pay salaries and wages. Each month or week to pay salaries and wages. हर मंथ का या वीक का एक डे डिसाइड कर लिया जाता है। अगर सैलरी होगी तो मंथ का, अगर वीक वेजेस होंगी तो वीक का एक डे डिसाइड कर लिया जाएगा, जिस दिन सैलरीज और वेजेस की पेमेंट की जाएगी। पेमेंट किस किस तरह से की जाती है, कौन से आपके पास पाथवेज हैं? फर्स्ट वन इज चेक। चेक के थ्रू पेमेंट की जाएगी। चेक के थ्रू आप लेबर्स को भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या उनको कैश में पेमेंट भी कर सकते हैं, या आप कह लें कि जो आपके व्हाइट कॉलर जॉब जो कर रहे हैं, जनरल मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स हैं, उनको भी आप चेक के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। बट इट्स वेरी अनलाइकली कि आप उन्हें कैश के थ्रू पेमेंट करें, क्योंकि उनकी पेमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए बैंक के थ्रू जो पेमेंट है, चेक के थ्रू पेमेंट जो होती है वो सिक्योर होती है। बैंक जीरो ट्रांसफर, बैंक जीरो ट्रांसफर ये यूके में ज्यादा यूज होता है। इसमें सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी चेक्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ये पेयर जो होता है ये इनिशिएट करता है इस पेमेंट को, और डायरेक्टली पेई के बैंक अकाउंट में ये पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। बैंक्स, ये भी बैंक के थ्रू एक पेमेंट करने का एक आपके पास तरीका है। ये 3 वर्किंग डेज लेता है, और उसके बाद जो है आपकी जो पेमेंट है क्लियरिंग की बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो इम्प्लॉयर चेक के थ्रू, कैश के थ्रू, बैंक जीरो ट्रांसफर या बैक्स के थ्रू जो है पेमेंट इम्प्लॉयज को करते हैं। इम्प्लॉय पे रेगुलर पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसीज। अच्छा, इम्प्लॉयर एक तो पेमेंट कर रहे होते हैं किसको? इम्प्लॉइज को। उसके अलावा वो आउटसाइड एजेंसीज को भी पेमेंट कर रहे होते हैं फ्रॉम सैलरीज एंड वेजेस ऑफ इम्प्लॉइज। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, टैक्सेशन अथॉरिटी, हमने अभी कहा था स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी डिडक्शंस होती हैं। वो डिडक्शंस कहाँ जाती हैं? जो सोशल सिक्योरिटी वाले हैं उनको, उनका जो है पार्ट दे दिया जाएगा सैलरी में से डिडक्ट करके। जो टैक्स होगा वो टैक्सेशन अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। यूके की टैक्सेशन अथॉरिटी का नाम है एचएम, रेवेन्यू एंड कस्टम्स, ठीक है, इनको दे दिया जाएगा। अगर कोई पेंशन प्लान आपने बाय किया हुआ है इम्प्लॉय ने, तो इम्प्लॉयर जो होगा वो भी पेंशन की जो, अगर कोई बैंक है तो जहाँ पे पेंशन प्लान उस एम्प्लॉयज का रिक्वायर गया है वहां पे पेमेंट कर दी जाएगी। सो जितने भी आउटसाइड एजेंसीज को पेमेंट होती है, इम्प्लॉयर ना सिर्फ इम्प्लॉय को पेमेंट करता है बल्कि उसके साथ साथ जो है आउटसाइड एजेंसीज को भी पेमेंट करता है फ्रॉम सैलरीज एंड वेजेस ऑफ इम्प्लॉयज। ओके, सो जितनी भी स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी डिडक्शंस थी वो किसी ना किसी अथॉरिटी के पास वो पेमेंट जाती है। वो इम्प्लॉयर मेक श्योर करता है कि वो सारी की सारी पेमेंट जो है वो मंथ एंड पे साथ साथ क्लियर होती जाए, इम्प्लॉय को भी पेमेंट हो जाए और उनकी सैलरी में से जो डिडक्शन हुई है वो रेलेवेंट अथॉरिटीज को भी, आउटसाइड एजेंसीज को भी उसकी पेमेंट हो जाए। अच्छा, जो ऑरली रेट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी पेमेंट रिकॉर्ड किस तरह से की जाती है? ऑरली बेस पेमेंट अगर करनी हो तो आपके पास बेसिकली 3 तरीके होते हैं। क्लॉक कार्ड्स, एक ना मशीन लगी होती है, इम्प्लॉइज आते हैं, उसमें अपना एक कार्ड जो होता है, इम्प्लॉइज के पास आइडेंटिटी कार्ड होगा एक, वो मशीन में इंसर्ट करेंगे, वो मशीन रिकॉर्ड करेगी क्लॉक टोन, स्टार्टिंग टाइम जो है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुए हैं, वो मशीन वो टाइम रिकॉर्ड करेगी। और जब आप काम खत्म कर लेंगे, सब काम आपका खत्म हो गया आज का, वापस जाने वक्त आप दोबारा जो है वो स्वैप करेंगे अपने कार्ड को उस मशीन में, तो वो आपका जो है स्टॉपिंग, जो काम का आज का जो काम खत्म करने का जो टाइम है वो रिकॉर्ड कर लेगा, क्लॉक ऑफ टाइम जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा। इसे कहते हैं क्लॉक ऑन और क्लॉक ऑफ। आज आपने कितने बजे आप आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में और आज आप कितने बजे ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं, जितना टाइम भी आप ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं अज्यूम किया जा रहा है वो सारा का सारा टाइम आप काम कर रहे थे, ठीक है। इस तरह से आपका टाइम जो है रिकॉर्ड कर लेती है मशीन।
और जब भी आपका पेमेंट होनी होती है तो नंबर ऑफ आवर्स जो है मशीन से पता लगा लिए जाते हैं, उसको रेलेवेंट रेट जो आपको अलॉट किया गया है मल्टीप्लाई करके आपकी पेमेंट निकाल ली जाती है कि किस तरह से आपका जो है वीकली जो पेमेंट है वो की जाएगी। स्मार्ट कार्ड्स जो होते हैं, स्मार्ट कार्ड्स में आपके कार्ड के थोड़ा सारा कहने के एडवांस वर्जन का होता है एम्प्लॉइज का कार्ड। उसके ऊपर एक मैग्नेटिक चिप लगी होती है और उस चिप के अंदर काफी सारा डाटा होता है। वो ना सिर्फ स्टार्टिंग टाइम और स्टॉपिंग टाइम रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर एड ऑन होती हैं। लाइक ओवर टाइम अगर इस एम्प्लॉय ने लगाया है तो ओवर टाइम का रेट क्या है, बेसिक रेट क्या होगा इस एम्प्लॉय का बेसिक रेट। इस तरह की काफी सारी जो चीजें हैं, आइडल वर्क अगर किया है इस एम्प्लॉय ने तो उसके लिए क्या उसको कंपनसेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सारा जो डाटा है वो मैग्नेटिक चिप के अंदर ऐड होता है। देन हमारे पास आ जाता है टाइम शीट्स। टाइम शीट्स क्या होती हैं, ये एम्प्लॉय खुद खुद ही फुलफिल करते हैं, जहां पर आपको रिकॉर्ड करना होता है कि आपने डेली का कितना टाइम काम किया है, डेली का आइडल वर्क कितना था। अगर आप 3 घंटे मशीन जो थी वो काम नहीं कर रही तो 3 घंटे जो लेबर्स जो थे फ्री बैठे हुए थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, तो जो फ्री बैठे थे उसका उनको पेमेंट नहीं होगा। तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे कि 7 से लेके 10 बजे तक जो है आइडल टाइम था हमारा, तो उस टाइम की पेमेंट उनको नहीं की जाएगी। अगर किसी टाइम पे उन्होंने ओवर टाइम लगाया है, लाइक 5 बजे तक शाम का आपका वर्किंग टाइम था, 5 से आगे 2 घंटे आपने ओवर टाइम लगाया, तो ओवर टाइम का जो रेट है वो भी कैलकुलेट कर लिया जाएगा, उसके साथ ही ओवर टाइम भी आप उसके अंदर मेंशन कर देंगे। और अगर कोई आपसे किसी और जो आपका रेगुलर एक्टिविटी है उसके अलावा कोई काम आपसे करवाया जा रहा है, तो वो काम भी आप उसके ऊपर मेंशन करेंगे और वो सुपरवाइजर अप्रूव करेगा ये सारी चीजें। ठीक है। ये जो चीजें हैं, ये मेथड्स जो है यूजली फैक्ट्रीज में जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा लेबर्स होती है, वहां पर ये क्लॉक कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स और टाइम शीट्स को यूज किया जाता है नंबर ऑफ आवर्स को जो है रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक। अदरवाइज इम्प्लॉयज को इस तरह का कोई काम नहीं करना पड़ता, वो इम्प्लॉय ही आपकी सैलरी को कैलकुलेट और रिकॉर्ड कर रहा होता है। एचआर डिपार्टमेंट इस काम के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होता है। अच्छा जी, बेसिक पे आपको किस तरह से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको पेरोल के चैप्टर में से बेसिक पे कैलकुलेट करना आएगी। वो आप किस तरह से करेंगे, आपको एनुअल पे क्वेश्चन में दी होगी और उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि वीकली पे कैलकुलेट करें, फोर्टनाइटली, 4 वीकली, मंथली, पीस पर किसी भी तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, आपने एनुअल पे को पिक करना है। वीकली करना होगा तो एनुअल पे को आप 52 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास पर वीक का जो है वो पे आ जाएगी। इसी तरह से फोर्टनाइटली के लिए आप एनुअल पे को 2/52 करेंगे तो आपके पास 2 वीक्स की जो है पेमेंट आ जाएगी। एनुअल पे को अगर आप 4/52 करेंगे तो आपके पास 4 वीकली या 1 मंथ की आ जाएगी, या आप सिंपल 1/12 करेंगे तो भी आपकी 1 मंथ की सैलरीज आ जाएंगी। पीस वर्क में क्या होगा, पीस वर्क कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट की जाएगी। अगर आप 0 से 100 तक के बीच में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, आप जो है फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और अगर इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके ऊपर आपको सिर्फ 1.5 का रेट दिया जा रहा है। और अगर आपने 100 से लेके 200 तक के यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो आपको उसके ऊपर 2.5 का रेट दिया जाएगा। इसी तरह से अगर 200 से लेके 300 तक के यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं तो आपको उसके ऊपर जो है 3.5 का रेट दिया जाएगा। तो हो क्या रहा है, स्टेप अप, आपकी स्टेप अप रेट हो रहे हैं। आपको जो है जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका जो है रेट आपको अलाउ किया जाएगा, उतनी ही ज्यादा पेमेंट की जाएगी। ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बताए होंगे क्वेश्चन में, लाइक आपने 150 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो 100 यूनिट्स जो है वो 1.5 के रेट से मल्टीप्लाई होंगे और 50 यूनिट्स जो है वो 2.5 रेट से मल्टीप्लाई होंगे।
दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आपकी सैलरी आ जाएगी। तो इस तरह से पीस वर्क में आप कैलकुलेट करते हैं सैलरीज को। ठीक है। अच्छा आप नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, एक वीक में आप कितने आवर्स काम कर रहे हैं उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेसिक जो है वो पे की कैलकुलेशन आ जाएगी। और अगर आपने ओवर टाइम रेट कैलकुलेट करना है तो वो क्वेश्चन में दिया होगा। ओवर टाइम रेट ना यूजली बेसिक रेट के ऊपर होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि बेसिक रेट का 2 टाइम्स जो है वो ओवर टाइम रेट होगा। तो ओवर टाइम रेट आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बेसिक रेट जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है उसको उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आपको कहा जाएगा टाइम एंड हाफ ओवर टाइम दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो बेसिक रेट आपके पास गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 टाइम एंड हाफ, तो आपके पास ओवर टाइम रेट आ जाएगा। जब आपके पास ओवर टाइम रेट इस मेथड से या इस मेथड से या कोई और फ्रैक्शन भी आपको क्वेश्चन में दी होगी, उस फ्रैक्शन के थ्रू जो है आप ओवर टाइम रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो उस रेट को आप ओवर टाइम रेट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर टाइम आवर्स के साथ। तो जब आप ओवर टाइम आवर्स को उनके ओवर टाइम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल ओवर टाइम की जो है पे आ जाएगी, उसको आप बेसिक पे में ऐड करेंगे तो आपकी ग्रोस पे आ जाएगी। ठीक है। इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, किट के क्वेश्चन करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें सब। यहाँ पे मेंशन भी है। ओवर टाइम रेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बेसिक रेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ। ठीक है। तो आपके पास जो है आ जाएगा AGLF। बेसिक रेट को आप 1.5 के साथ 1.5 से या डबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओवर टाइम रेट आ जाएगा। ओवर टाइम रेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे ओवर टाइम के आवर्स के साथ तो आपके साथ ओवर टाइम की पेमेंट आ जाएगी। ओवर टाइम की पेमेंट को आप जो है बेसिक पे में ऐड कर देंगे तो आपके पास ग्रोस पे आ जाएगी। ठीक है। बेसिक पे में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ग्रोस पे। अच्छा क्वेश्चन में ये भी हो सकता है ना सिर्फ ओवर टाइम आपके क्वेश्चंस में हो, आपको कमीशन भी दी हो, बोनसेस भी दिए हो, वो कैलकुलेट करना भी आ सकते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट करके दिए हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने ऐड करनी है। ग्रोस पे अगर निकालने को कही जाएगी तो आपने बोनसेस, कमीशन, ओवर टाइम इन सब को कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो आपके पास ग्रोस पे आएगी। ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेशन करनी है। अकाउंटिंग कैसे करते हैं इसकी, पेरोल की। ओके जी। अकाउंटिंग फॉर पेरोल, ग्रॉस पे की एंट्री क्या पास होगी, फर्स्ट वन एंट्री होगी वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। एक्सपेंस आपका वेजेस एंड सैलरीज का एक इनहेंस हो रहा है उसको आप डेबिट करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट आपकी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है आप उसको क्रेडिट करते हैं। ग्रॉस पे को आप किस तरह से जो है रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में, wages and salaries expense account debit and wages and salaries control account credit। expense को डेबिट किया, कंट्रोल को क्रेडिट किया। सेकेंड वन इज एडिशनल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट को, पेंशन कंट्रीब्यूशन को जब भी पेमेंट करेगा या रिकॉर्ड करेगा उस वक्त आप एंट्री पास करेंगे अगेन वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। ये भी आपका एक एक्सपेंस ही है बीइंग एन एम्प्लॉयर। और इसका आपने इन कंट्रीब्यूशंस को जो है आउटसाइड एजेंसीज को पे करना है तो आपकी एक लायबिलिटी भी रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। कैसे ग्रोस पे और एडिशनल कंट्रीब्यूशंस रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, टेक होम पे फॉर इम्प्लॉइज। इम्प्लॉइज जो नेट पे अपने घर लेके जाते हैं, नेट पे की क्या कैलकुलेशन होगी। अच्छा तब आपने रिवर्स करना है, कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करें, क्योंकि एक लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, आपने इम्प्लाइज को पेमेंट कर दी है। तो जब आप इम्प्लाइज को पेमेंट कर देते हैं आपकी लायबिलिटी कम हो रही होती है।
ये उसी तरह है, जब पेबल्स आपके जनरेट होते हैं तो आप पेबल्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब आप पेबल्स को पेमेंट करते हैं तो पेबल्स को आप डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं। तो आपके लिए एज एन एम्प्लॉयर जो पे रोल है, जो सैलरीज है, वो एक लाइबिलिटी है। तो जब आप लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे तब आपके लिए क्रेडिट होगी। जब आपने वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं, जब आप उस लाइबिलिटी को पे करेंगे तो आपकी वो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी। वेजेस एंड सैलरीज को आप कंट्रोल को डेबिट कर लेंगे और बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जब भी आप सैलरीज की पेमेंट करेंगे ये एंट्री पास होगी। अकाउंट पेबल टू आउटसाइड एजेंसीज, ओके, जब भी आप जो है अमाउंट जो है आउटसाइड एजेंसीज को या सैलरीज एम्प्लॉइज को पेमेंट हो रही है या आउटसाइड एजेंसीज को, दोनों ही कंडीशंस में आपने कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, और पेबल अकाउंट फॉर आउटसाइड एजेंसीज या बैंक को या पेबल अकाउंट फॉर आउटसाइड एजेंसीज को क्रेडिट कर देंगे आप। ठीक है, ग्रोस पे की और एडिशनल कंट्रीब्यूशन की थी, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। टेक होम पे की क्या है, कंट्रोल अकाउंट दोनों में, और पेबल आउटसाइड एजेंसी के लिए कंट्रोल अकाउंट को अब आप डेबिट करेंगे और बैंक को या उस एजेंसी के नेम को आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब ये टी अकाउंट बना दिए हैं, जो हमने एंट्रीज पढ़ी थी उनके लिए टी अकाउंट किस तरह से क्रिएट किए जाएंगे। ये देखें जी, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है और कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है ये मेंशन हो रही है, तो वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट में मेंशन हो रहा होगा। ये हम देख लेते हैं अभी इसको। ये देखें, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड आपको नजर आ रही है और रीजन यहाँ पे दी हुई है, वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट। ग्रॉस वेजेस एम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट एम्प्लॉइज पेंशन प्लान, एम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट को पेमेंट कर रहा है, पेंशन वालों को पेमेंट करनी है, या ग्रॉस वेजेस, इन सब को, इन सब के लिए आपने वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया है और वेजेस एंड सैलरीज इन्हीं रीजन की वजह से आपने कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये तो आसान सी साइड होगी ना। दूसरी साइड हमने करनी है वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड। तो ये कौन सी साइड थी, जब आप पेमेंट करते हैं एक्चुअली बैंक से, जब पेमेंट हो रही होगी, जब आप सैलरीज की पेमेंट कर रहे हैं, ये फर्स्ट वन इज बैंक नेट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज पेमेंट। जब भी आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं इम्प्लॉइज को या आउटसाइड एजेंसीज को पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। बैंक को आपने डेबिट किया नेट ऑफ वेजेस एंड सैलरी पे, ये है टेक होम पे वाली, अभी हमने देखी थी इसकी एंट्री। फिर टैक्सेशन अथॉरिटी को जब आप पेमेंट करेंगे तब भी आप वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे, टैक्सेशन अथॉरिटी को क्रेडिट करेंगे, पेंशन स्कीम वालों को क्रेडिट करेंगे, स्टैचुरी डिडक्ट, नॉन स्टैचुरी और स्टैचुरी डिडक्शन दोनों को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और डेबिट कौन हो रहा होगा, वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट जो होगा वो इन तीन चीजों की वजह से क्रेडिट होगा, और डेबिट जो होगा जब भी पैसे जा रहे होंगे, आप इम्प्लॉइज को पेमेंट कर रहे हैं या आउटसाइड एजेंसीज को, तो उस रीजन, उन रीजन की बेस पे आपका जो वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट है वो डेबिट हो रहा होगा। ये हमारे पास है वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट। ये जो एंट्रीज हैं ये कहाँ से आ रही हैं, ये सारी की सारी एंट्रीज कंट्रोल अकाउंट से आ रही हैं। हमने कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया था और एक्सपेंस अकाउंट को हमने किया था डेबिट। देन हमारे पास आउटसाइड एजेंसीज हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज। टैक्सेशन अथॉरिटी जो है इसको हमने कहा था कि आप क्रेडिट करेंगे, आउटसाइड जितनी भी एजेंसीज होंगी या बैंक को आपने क्रेडिट करना है और कंट्रोल अकाउंट को, वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करना है। फिर हमारे पास पेंशन पेबल और बैंक, ये भी आउटसाइड एजेंसी है, पेंशन पेबल और बैंक ये दोनों भी क्रेडिट हो रही होंगी और वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा एक और चीज है छोटी सी, वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस जो है ना ये नील आना चाहिए, जीरो बैलेंस होता है। कोई भी इसका जो है आपके पास बैलेंस कैरी डाउन नहीं आता वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट का। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे आपने एक्सपेंस के फॉर्म में यहाँ पे रिकॉर्ड किए थे, ग्रोस पे, इम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट, पेंशन कंट्रीब्यूशन, इन लोगों को पेमेंट करनी है। आपने कहा था मैंने इम्प्लॉय को और आउटसाइड एजेंसी को पेमेंट करनी है, जब आपने पेमेंट कर दी तो वो इस साइड पे आ गई। ठीक है, तो इसका कोई बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा।
तो ये जो है नील बैलेंस पे क्लोज हो जाएगा आपका अकाउंट। ओके जी, लास्ट है हमारे पास टोटल एक्सपेंस। आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? टोटल एक्सपेंस फॉर बिजनेस, ग्रोस पे प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। ओके, आप ग्रोस पे में ऐड करेंगे कि एम्प्लॉयर ने कितनी कंट्रीब्यूशन की है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा, जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन थी वो ग्रोस पे में से वैसे डिडक्ट हो गई थी इन द फॉर्म ऑफ स्टैच्यूटरी एंड नॉन स्टैच्यूटरी डिडक्शन। उन दोनों को एड अप करके आपके पास आया ग्रोस पे। अच्छा, इसको हम ऐसे देखते हैं। नेट पे में आपने ऐड किया स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी डिडक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो आप कहाँ तक आगे फिर? ग्रोस पे ग्रोस पे में आप ऐड करेंगे कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर भी तो कंट्रीब्यूशन करता है ना, एम्प्लॉयर भी पेंशन में कंट्रीब्यूशन करता है और डिफरेंट स्कीम्स में। तो ये सारी कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐड होंगी तो टोटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस आ जाएगा। बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयर के लिए टोटल एक्सपेंस क्या हो रहा है? बिजनेस और एम्प्लॉयर के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रोस पे एक्सपेंस नहीं होता, वो भी कुछ एड ऑन कर रहा होता है, वो भी पेंशन की कंट्रीब्यूशन में। लाइक 40% अगर एम्प्लॉय से लिया जा रहा है या 50% एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो एम्प्लॉयर भी 60 या 50% पे कर रहा होगा। एम्प्लॉयर की पेमेंट भी ऐड होगी तो फिर आपके पास टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। पीस वर्क के बारे में थोड़ा सा मेंशन है। आवर्स जितने भी होंगे उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास जो है पीस वर्क की अमाउंट आ जाएगी और उनको एडअप करेंगे तो आपके पास टोटल पेमेंट आ जाएगी, अगर आप पीस वर्क के बेसिस पे पेमेंट की जा रही है आपको। ये हम पहले एग्जांपल्स दिखाए हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये था आपका चैप्टर नंबर 11, ठीक है, विच इज अबाउट पेरोल। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हम इसके किट के क्वेश्चंस देखेंगे इन डिटेल इंशाल्लाह। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप जो है मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।